दोस्तों, आज के इस मिस्ट्री व्यू के मजेदार वीडियो में आपको मनी हाइस्ट वेब सीरीज के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट बताऊंगा जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि चोरी करना बुरी बात है, पर हम ये भी जानते हैं कि स्टाइल से डाका डालने का अपना ही मजा है। मैं बात कर रहा हूं मनी हाइस्ट नेटफ्लिक्स वेब सीरीज की, जो एक वक्त पर दुनिया का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला नॉन इंग्लिश टीवी शो रह चुका है। तो चलिए जानते हैं मनी हाइस्ट सीरीज के अमेजिंग फैक्ट। प्रोफेसर का कोड नेम कौन से सिटी पर बेस्ड है? मनी हाइस्ट के मास्क का क्या मतलब है और क्या मनी हाइस्ट से इंस्पायर होकर असली चोरियां भी हुई है? आज के इस वीडियो में मैं आपका दोस्त हिरेन आपको बहुत सी मनी हाइस्ट की ऐसी बातें बताऊंगा जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना और यह वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। जैसा कि होता है ना कि हर बड़ी चीज का इंस्पिरेशन छोटी और मामूली चीजों से ही आता है। इस सीरीज के साथ भी ऐसा ही हुआ, जहां पर इस सीरीज की कहानी तब शुरू हुई जब इस सीरीज के क्रिएटर एलेक्स पीनर और डायरेक्टर जीसस कमनर ने एक शर्ट खरीदा और उस शर्ट के ऊपर लिखा था टोक्यो, जिसे देखकर एलेक्स पीनर के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना हाइस्ट डकैती की एक कहानी लिखी जाए, जिसके कैरेक्टर के नाम दुनिया भर के बड़े शहरों पर बेस्ड हो, और यहीं से इस सीरीज की शुरुआत चालू हो गई। इस सीरीज का नाम स्पेनिश के अंदर ला कैसा द पैपेल है। इसका स्पेनिश में मतलब होता है द हाउस ऑफ पेपायर, लेकिन इससे पहले इस सीरीज का नाम LOSDESAHUCIADOS होने वाला था, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है द एविक्टेड आउटकास्ट, यानी वे लोग जिनको किसी ग्रुप या दल से बाहर निकाल दिया जाता है। इस सीरीज के केस में ये सब के सब सामाजिक आउटकास्ट थे, लेकिन ये सीरीज के ओवरऑल थीम से मैच नहीं कर रहा था। इसी वजह से इस सीरीज का नाम बदल दिया गया। वहीं पर इस सीरीज को दुनिया भर में नेटफ्लिक्स पर दिखाना शुरू किया, तो फिर से नेटफ्लिक्स ने इसका नाम बदल दिया, क्योंकि वेस्टर्न ऑडियंस को ला कैसा द पैपेल का ट्रांसलेशन कंफ्यूज कर सकता था, जिसके कारण मनी हाइस्ट को फाइनल किया गया। अब चलिए बात करते हैं इस सीरीज के कैरेक्टर और उनसे जुड़े हुए एक्ट्रेस के बारे में। तो टोक्यो का कैरेक्टर इस सीरीज में बनाना थोड़ा मुश्किल था, और पहले इस कैरेक्टर के लिए किसी ओल्डर मैच्योर कैरेक्टर को कास्ट किया जाना था, लेकिन ऑडिशन में अर्सुला कोबेरो की इंट्रूजियम एनर्जी को देखकर उन्हें यह रोल दे दिया गया। वहीं पर उनकी कैरेक्टर को 1994 में आई लियोन द प्रोफेशन मूवी के नैटली पोर्टमन के कैरेक्टर मटिल्डा पर मॉडल किया गया था। वहीं पर नायरोबी का कैरेक्टर बेसिकली इस गैंग ने एक और विमेन हाइस्ट मेंबर की कमी को पूरा करने के लिए लिखा गया था, जहां पर क्रिएटर एलेक्स पीनर ने स्पेशली इस कैरेक्टर को एल्बा फ्लोरेंस के लिए लिखा था, जिन्होंने इस रोल को प्ले किया। दूसरी ओर प्रोफेसर का कैरेक्टर एल्वारो मोर्टे ने प्ले किया है, लेकिन जितना परफेक्ट वो हमें इस रूम के अंदर दिखते हैं, इस रोल को पाने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, जहां पर उन्होंने इस रोल को पाने के लिए 5 बार ऑडिशन दिया था, फिर जाकर उन्हें ये रोल मिला। वहीं पर जो सीरीज के अंदर डेनवर की आइकॉनिक हंसी को आप सुनते हैं, वो सीरीज के अंदर ना तो किसी भी तरह से इम्प्रोवाइज्ड, ना ही इस कैरेक्टर को प्ले करने वाले जेमी लॉरेंट का कोई अपना टच था। ये बेसिकली स्क्रिप्ट का हिस्सा था। जी हाँ, इसके अंदर कहाँ कहाँ हंसना है, कहाँ कहाँ रोना है, सब कुछ मेंशन था। इस सीरीज के अंदर जो आपको रॉयल मिंट ऑफ स्पेन दिखा है, वो असली रॉयल मिंट ऑफ स्पेन नहीं है। एक्चुअली क्रिएटर्स असली रॉयल मिंट ऑफ स्पेन के पास शूटिंग की परमिशन के लिए गए थे, लेकिन सिक्योरिटी इश्यू के चक्कर में अथॉरिटी ने उन्हें मना कर दिया। यहां तक कि उन्हें इस बिल्डिंग के बाहर भी शूटिंग करने की इजाजत नहीं दी गई, जिसके कारण उन्होंने स्पेन के मैड्रिड में ही इस बिल्डिंग के जैसा दिखने वाले स्पेनिश नेशनल रिसर्च काउंसिल की बिल्डिंग को बनाया, जिसके कारण यहां पर उन्हें बाहर से शूटिंग करने की इजाजत मिल गई। वहीं पर अंदर के इंटीरियर्स को एक स्टूडियो के अंदर डेवलप किया गया। वहीं पर सीजन 3 और सीजन 4 में असली बैंक ऑफ स्पेन ने भी यही किया, जिसके कारण स्पेन की मिनिस्ट्री डेवलपमेंट ऑफ बिल्डिंग नुएवो मिनिस्टेरियस को बैंक ऑफ स्पेन के एक्सटीरियर के रूप में दिखाया गया। इस शो के कॉम्प्लेक्स प्लॉट पॉइंट्स और ट्विस्ट को देखकर आपको यही लगता होगा। इस शो की कहानी को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत बहुत पहले ही कर दी गई थी, लेकिन इस शो की कहानी को पहले ही लिख दिया जाता है तो ये सही नहीं है, क्योंकि इस शो के एपिसोड जैसे जैसे शूट होते हैं वैसे वैसे इनकी कहानियां लिखी जाती है, और इस सीरीज के अंदर पब्लिक का रिएक्शन बहुत ज्यादा मैटर कर चुका है।
जिसके कारण इस सीरीज के अंदर आपको अलग अलग ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिले और इसी चीज ने इस सीरीज की ओवरऑल कहानी को शेप दिया। यही कारण है कि इस सीरीज के कास्ट मेंबर को भी अपने और दूसरों के कैरेक्टर के फ्यूचर के बारे में ऑन द स्पॉट ही पता चलता था। जैसे कि हर एक चीज के पीछे एक कारण होता है, उसी तरह इस सीरीज में इन डकैतियों की चोरी भी एक बहुत मजबूत कारण होने वाला था, जहां पर ये सारी की सारी गैंग मेंबर्स किसी न किसी टर्मिनल या लाइलाज बीमारी से जूझते हुए दिखते। ऑब्वियसली अगर ऐसा होता तो शो को लंबा और कंटिन्यू रखने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती, जिसके कारण इस अंकल को इस सीरीज से हटा दिया गया और सिर्फ बलिन को ही इस प्लॉट के साथ दिखाया गया। सीजन 3 के अंदर दिखा बैंक ऑफ स्पेन का दिखा वो वोल्ट तो आपको याद ही होगा, जहां पर इंट्रूजन डिटेक्ट होने पर वो पानी से भर जाता है। एक्चुअली बैंक ऑफ स्पेन में ये वोल्ट एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, जहां पर बहुत सारा गोल्ड रखा हुआ है और ये भी इसी तरह के सिनेरियो के लिए किया गया है। सीजन 3 का वो मनी श्रॉ वाला सीन बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि जिस दिन इस सीन को शूट करना था उस दिन मेरिड में मौसम बहुत ही ज्यादा बिगड़ा हुआ था, जिसके कारण उस दिन कभी धूप कभी छांव तो कभी बारिश होने लगी थी। यही कारण है कि जिन नकली पैसों को बरसाया जा रहा था, उन पैसों को बरसाने में काफी ज्यादा दिक्कत आई और ये पैसे कभी कभार भीगी हुई सड़क से चिपक जाया करते थे, जिन्हें बाद में ब्लू ड्रायर की मदद से उड़ाया जाता था। इस सीरीज के फैन दुनिया भर में तो है ही, पर इस सीरीज के फैन लिस्ट में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का नाम शामिल है, जैसे कि अमेरिकन ऑथर स्टीफन किंग और ब्राजीलियन फुटबॉलर नेमा डा सिल्वा सैंटोस जूनियर। मुझे मालूम है आपको सबके कोड नेम्स मालूम होंगे, लेकिन क्या आपको प्रोफेसर का कोड नाम मालूम है? प्रोफेसर का कोड नेम है वेटिकन, जो बेसिकली वेटिकन सिटी पर बेस्ड है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि वेटिकन सिटी बेसिकली क्रिश्चियनिटी के हिसाब से एक होली सिटी है, जो कि बहुत ही ज्यादा हैवी रिगार्डेड होती है और यहाँ पर पुरानी समय के नॉलेज का भंडार है, जो कि कहीं ना कहीं प्रोफेसर की पर्सनैलिटी से मिलता जुलता है। अब चलिए बात करते हैं इस सीरीज से जुड़े हुए सॉन्ग्स के बारे में। तो इस सीरीज के टाइटल ट्रैक माई लाइफ इज गोइंग ऑन को स्पेनिश सिंगर सेसिलिया क्रूली ने गाया है। वहीं पर सीजन 3 के अंदर सुनाई देने वाला बेला चाओ एक ओल्ड इटालियन फोर्ट सॉन्ग है, जिसे 19th सेंचुरी में लिखा गया था और इसका सिंपल मतलब होता है गुड बाय ब्यूटीफुल, जहां पर शुरुआत में इस गाने को खेतों में काम करने वाली औरतें प्रोटेस्ट के रूप में गाया करती थी। वहीं पर बाद में इस गाने का इस्तेमाल वर्ल्ड वार 2 में भी हुआ, जब इटालियन म्यूजिशियन इस गाने को इटालियन जर्मन के खिलाफ बजाया करती थी। अब चलिए बात करते हैं अपने डकैतों के अट्टिया के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं मास्क के बारे में। तो इस सीरीज का मास्क बेसिकली इंस्पायर्ड था स्पेनिश आर्टिस्ट सैल्वाडोर डाली पर, जो अपने एंटी मॉडर्न कैप्टनिस्ट और आर्ट से पूरी की पूरी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ चुके हैं। और उन्हीं के पीछे और कहीं ना कहीं इस शो के लेबनियन कॉन्सेप्ट भी बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं, जिन्हीं कारण उनका मास्क इस टीवी शो के अंदर उनका एक ट्रिब्यूट था। वहीं पर इस शो के अंदर डकैतों के लाल कोट का भी खास मतलब है, क्योंकि लाल बेसिकली लव, डेथ और क्रेज को डिनोट करता है और ये सब कुछ हमने इन कैरेक्टर के अंदर देखा है। वहीं पर लाल रजिस्ट्री को भी डिनोट करता है, जिसके कारण कई बार इतिहास में लाल रंग का इस्तेमाल विद्रोह के लिए किया गया है, जैसे कि 1700 में फ्रांस में और 1950 में क्यूबा में। क्या आप इस बात पर यकीन कर सकते हैं कि दुनिया भर में पॉपुलर ये सीरीज एक वक्त था जब ये कैंसल होने वाली थी? जी हां, नेटफ्लिक्स पर आने से पहले एले कैसा द पैपेल स्पेन के एंटीना 3 चैनल पर दिखाया जाता था, जहां पर इस शो को 4 मिलियन लोग देखा करते थे। लेकिन जब इसका फिनाले नजदीक आने लगा तो इसके व्यूअर्स घटकर आधे हो गए, जिसके कारण इस शो को बंद करने का फैसला लिया गया। लेकिन वहीं पर नेटफ्लिक्स हीरो की तरह आया और इसने इस सीरीज को बचा लिया और इसे दुनिया भर के लोगों तक पहुंचाया। यही कारण है कि इसे स्पेन की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट अवार्ड आयरस अवार्ड और बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए मिल चुका है। और वहीं पर अर्सुला कोबेरो को इस सीरीज के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का आयरस अवार्ड भी मिल चुका है। इसके अलावा इसे बेस्ट स्पेनिश सीरीज का ऑडियंस अवार्ड भी मिल चुका है और इसको बेस्ट ड्रामा सीरीज के लिए एमी अवार्ड भी मिल चुका है। ये शो जब 2017 में नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर की गई तो सीजन 2 आते आते इस शो का फैन बेस बहुत ज्यादा बढ़ गया और सीजन 3 के शुरू होने के महीने भर में ही इसे तकरीबन 44 मिलियन लोगों ने देखा और ये नेटफ्लिक्स की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली नॉन इंग्लिश टीवी शो बन गई। इसके अलावा पुर्तगाल, ब्राजील, चिली,
अर्जेंटीना, इटली और फ्रांस में भी ये सबसे ज्यादा देखे जाने वाला शो बन गया। तो दोस्तों बताएं कि आपको क्या लगता है, सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल और मनी हाइस्ट में क्या सिमिलरिटी है। ये तीनों के तीनों शो क्राइम को होते हुए दिखते हैं और कुछ लोग इतने होशियार होते हैं कि इन्हीं चीज को वो दोहराने के लिए निकल पड़ते हैं। यही कारण है कि 2018 में टर्की के इस्तांबुल में 5 लोगों ने कई सारे स्टोर को इसी तरह लूटा था, जहां पर उन्होंने तकरीबन $1,32,000 का इलेक्ट्रॉनिक सामान लूट लिया था। पकड़े जाने पर उन्होंने बताया कि वो मनी हाइस्ट से इंस्पायर्ड हुए थे। वहीं पर हमारा देश भी कहाँ पीछे रह सकता है। तमिलनाडु के 2 लोगों ने बिल्कुल मनी हाइस्ट की स्टाइल में तमिलनाडु के बहुत से ज्वेलरी स्टोर को लूटा था, जहां पर इन्होंने भी अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए मास्क का इस्तेमाल किया था और इनका भी एक लीडर था जो इनको रेडियो के द्वारा कांटेक्ट किया करता था। बाद में जब इनमें से एक आदमी को पकड़ा गया तो उसने यह बात कंफर्म की हाँ वो टीवी सीरीज से इंस्पायर्ड थे और उनका ग्रुप बहुत बड़ा था जहां पे 150 चोरियां पूरे साउथ इंडिया में कर चुके थे। दोस्तों आपको मनी हाइस्ट सीरीज के अमेजिंग फैक्ट के बारे में जानकर कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए हमारी चैनल के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें ताकि आपको हमारे नए वीडियो का सबसे पहले अपडेट मिल जाए।